औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से वेलकम और नई क्लास में आने की मुबारकबाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से हमें ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करना पड़ा है और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और आपके टीचर्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम आप लोगों के लिए जितना हो सका मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं और उसके पीछे पर्पज़ यही है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो केमिस्ट्री के हवाले से मेरी जो क्लास फर्स्ट ईयर बी थी, अभी सेकंड ईयर बी के आप लोग चूँकि सेकंड ईयर में आ चुके हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को सेकंड ईयर के हवाले से पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो कोर्स पढ़ा था, उसमें ज़्यादातर जो हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन जो हम पढ़ते हैं, वो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है? जब आप सेकंड ईयर में आते हैं तो आपके पास जो केमिस्ट्री है, उसके 5 मेन पोर्शन होते हैं। सबसे पहले आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ते हैं, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है सेकंड ईयर में और ये आपका मेजर पोर्शन भी होता है। देन बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एंड द लास्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम सेकंड ईयर में देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मुश्किल भी लगती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो आपका सेकंड ईयर का कोर्स है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा ना। हमारा ये पहला लेक्चर है चूँकि, तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना जो कोर्स है इसके हवाले से एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग सेकंड ईयर में किन किन केमिस्ट्री की ब्रांचेस को पढ़ेंगे और किस तरह से उसको हमारी बुक में डिवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें हमने इस सेकंड ईयर में देखनी है। अब अगर हम कंपेयर करें अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़ास तौर पर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर आप ये समझते हैं कि जिस तरह फर्स्ट ईयर में था कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को याद कर लिया, डेफिनेशंस हैं और उसको आपने बस पढ़ लिया, तो आपके मार्क्स आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है वो सेकंड ईयर से बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सिंपल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर्स के पास सवाल पूछने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मैं पहले दिन से स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बज़ाहिर तो आपको ये लगता है कि आपने जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ था वो आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया। लेकिन उसके अंदर जो सवाल पूछने का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी प्रोडक्ट के हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाता है, रिएक्टेंट के हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाता है और रिएक्शन जो है वो एज़ इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो किसी भी तरह से आपको जो है वो होता वही रिएक्शन है, लेकिन उसको पूछने का जो एंगल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अब हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई और ज़्यादातर ऐसा होता है कि 90% आप किसी भी कॉलेज में हों, किसी भी एकेडमी में हों, तो वहाँ पर जब सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले पढ़ाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह भी यही होती है कि बच्चों को पहले दिन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाने को कहा जाता है और जब एट द एंड आपके पेपर करीब आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को टाइम देना पड़ता है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है। क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा ना कि नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, उनके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हैं, सवाल पूछने का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चों को पहले दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर उनको कहा जाता है कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करें। इसके मुकाबले में जो बाकी केमिस्ट्री होती है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, उसमें आप लोग क्या है कि याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। आपने रिएक्शंस नहीं होंगे, मैकेनिज़्म्स नहीं होंगे,
आपके लिए एक जनरल नॉलेज वाली बातें होंगी कि आपने उनको पढ़ना है, उनके एक जनरल नॉलेज के हवाले से चीज़ें ज़हन में रखनी है, हेडिंग्स को ज़हन में रखना है। और इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो है तो वो भी कॉन्सेप्चुअल, लेकिन उसमें एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुकाबले में देखते हैं तो एक मार्जिन कम हो जाता है क्वेश्चंस का। तो ये तो था आपका एक सेकंड ईयर के हवाले से कि आप सेकंड ईयर में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। अगर हम अपनी सेकंड ईयर में फेडरल बोर्ड की बुक देखें तो उसमें 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। उसके बाद एक चैप्टर है चैप्टर 15, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये एक बेसिक चैप्टर है, चैप्टर 15। इसमें हम ज़ाहिर है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में मैं चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन और कुछ उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता हमारा एक टेम्पो बनता जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर होती हैं। अब मैं आपके सामने नहीं हूँ कि आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकें, और इसके लिए भी हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, जिसमें आप लोग हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। बट ये है कि इंशाल्लाह होप सो एक रिदम जब बन जाएगा तो फिर हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। अभी अगर हम चैप्टर नंबर 15 के अंदर देखें तो सबसे पहले चैप्टर 15 में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन sources of organic compounds, uses of organic compounds। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, मैं आप लोगों पे पहले दिन ही बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। मैं मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल होते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी आइडिया लिया होता है। और लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम चीज़ों को एक तरतीब से लेकर चलें और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ लेकर जाएं, और ताकि ऐसा ना हो कि आप पहले ही दिन भाग जाएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने फार्मूले पढ़ना शुरू कर दिए हैं और सारी चीज़ें। एनीवेज, सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में देखी होगी कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट डील्स with the compounds containing कार्बन। वैसे तो ये होता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का होना शर्त नहीं है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में वैसे तो ये होता है कि द कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हाइड्रोजन का होना शर्त नहीं है। अब जिस तरह डायमंड है, अब डायमंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन मस्ट होगी, कार्बन जरूर मस्ट होगी। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, हमारी बुक में तो ये लिखी हुई है कि द कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं, इसकी एक्सेप्शन देखते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं द कंपाउंड्स
हैविंग कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है वो एज एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी बहुत ज्यादा मतलब कार्बन के बगैर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता ना। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। ये आप लोग पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में इन फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से थोड़ा बहुत पढ़कर आते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से कुछ हमें एक्सेप्शन भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हम ये भी जरूर बताते हैं एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन है लेकिन उसके बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो कोई बहुत ज्यादा आज तक हम उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बना पाए कि अगर हम ये कहें कि जी कार्बन वाले जो एलिमेंट्स जो जिनमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो फिर उसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बोनेट्स को, इनको भी ऑर्गेनिक होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि जब उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है, वो तो इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इसलिए फिर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं बना सकते। एनीवेज जो हमारी बुक में है डेफिनेशन आप उसको फॉलो करेंगे, और जो मैंने बताई है इसके हवाले से एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, ये -2 है, बाइकार्बोनेट्स एटसेट्रा। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब वैसे तो ये टॉपिक्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक फर्स्ट डे से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारी ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीपली स्टडी करते जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग उसको देखेंगे कि जो भी हमारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब हमारा जो इसमें इन्होंने नेक्स्ट जो हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब इसमें ज्यादातर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, एनलिस्ट दी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या किसी एक सोर्स के हवाले से आपसे जो है वो सवाल कर लिया जाता है कि फलां जो सोर्स है इसके इससे हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको इसका एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है या इसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स की बात करें तो उसमें 4-5 मेन सोर्स हैं। सबसे पहले तो आता है कोल, जिसको उर्दू में कहते हैं कोयला। लेकिन ये वो कोयला नहीं है जो हम नॉर्मली देखते हैं। ये कोल वो है जिसके बारे में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हजारों साल पहले जमीन में कुछ ऐसी चेंजिंग्स आई जिनकी वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये जमीन के नीचे दब गए, और वक्त के साथ साथ उन पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है। तो और कोल के बारे में ये कहा जाता है कि कोल इज दी largest source। More than 200 organic compounds are obtained अब कोल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, उनमें से 4 मेन टाइप्स होती हैं। अब वो हमारी बुक में नहीं है। कोल के हवाले से उन्होंने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए अगर मैं कोल के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में है वो आप देख लीजिएगा, और इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो हम अपने इस नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कोल के बाद जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है वो है पेट्रोलियम। ये पेट्रो का लफ्ज जो है ये निकला है रॉक से,
और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसको नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है रॉक ऑयल। ये चूंकि आपको पता है पहाड़ों में से और चट्टानों में से निकलता है, इसलिए इसको रॉक ऑयल या पेट्रोलियम कहा जाता है। और ये ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड होता है, थिक ब्लैक लिक्विड। इसकी हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन we obtain ऑर्गेनिक कंपाउंड। खास तौर पे इससे हम लोग जो है वो बहुत सारे ऑयल्स लेते हैं। चूंकि ये लिक्विड होता है तो इससे ज़्यादातर हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो लिक्विड होती हैं, और कुछ वैक्सी सॉलिड्स भी इसमें मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो लिक्विड होता है। जैसा कि हम देखते हैं ये पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, जेट ऑयल, ये तमाम के तमाम जो लिक्विड्स हैं ये हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तीसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है कोल गैस। ये भी जमीन से निकलती है, और इसके अंदर जो 4 मेन गैसेस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे ज्यादा इसमें मीथेन होती है, तकरीबन 85% तक। बाकी इसमें जो गैसेस हैं ये कम होती हैं। ये तीसरा हमारे पास सोर्स है। और घरों में भी जो हम गैस जलाते हैं ये भी मीथेन गैस होती है, जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहा जाता है, क्योंकि ये सुई के मकाम, बलोचिस्तान में सुई का जो मकाम है वहां से निकलती है, तो इसलिए इसको सुई गैस कहा जाता है। अदरवाइज ये नेचुरल गैस है, या मीथेन गैस भी इसको बोलते हैं। चौथा हमारे पास सोर्स है सिंथेसिस। इसके अंदर 2 सिंथेसिस आ जाती हैं, पार्शियल एंड टोटल। पार्शियल एंड टोटल जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, टोटल का मतलब होता है कंप्लीट। सिंपल सा एक मैं आपको बात बताता हूँ, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस में ये फर्क होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी बड़े मॉलिक्यूल से या एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल से कोई नई चीज बना रहे हैं, या कोई एक जो है डिफरेंट चीज बना रहे हैं, तो ये पार्शियल सिंथेसिस है। पार्शियल में क्या है कि आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल जो है वो ड्रग्स के अंदर हमें मिलती है, द कन्वर्जन ऑफ मॉर्फिन इनटू हीरोइन। अब मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ा होता है, ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, प्लांट से मिलता है। उसके अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप ऐड करने से वो हीरोइन बन जाती है। तो ये एक हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस की एग्जांपल है। एक होती है टोटल सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको हम एक बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं तो हमें जो उसका स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होगा वो ब्यूटाडाइन होगा। तो अब ब्यूटाडाइन जो है वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जब किसी छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे ये टोटल सिंथेसिस है, और जब किसी बड़े मॉलिक्यूल से या किसी नेचुरल प्रोडक्ट से हम लोग कोई 1-2 स्टेप करके कोई और चीज बना रहे हैं तो ये एक पार्शियल सिंथेसिस है। पार्शियल सिंथेसिस में क्या है कि जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसको भी बनाने के आगे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमने वो बनाना नहीं है, हमने उसको एज इट इज लिया किसी नेचुरल सोर्स से और उसको कन्वर्ट कर लिया आगे अपनी डिजायर प्रोडक्ट में। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब तो आपको पता है कि जितनी भी मेडिसिन हैं, अगर आप किसी भी मेडिसिन का फार्मूला देख लें तो आपको उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई ना कोई कंपाउंड जरूर नजर आएगा, और वो कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा होगा। तो इसलिए ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये जो सिंथेसिस है, ये हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सोर्स समझा जाता है। पांचवा हमारे पास सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास बटर है और चीज़ है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं।
तो ये तो हमारे पास था सोर्स के हवाले से कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है इसकी कोई एक जो है, जैसे पेट्रोलियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कोल गैस के अंदर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है, पार्शियल और टोटल सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे इस टॉपिक के हवाले से पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है किसी चीज के हवाले से ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पेंट्स, ठीक है, मेडिसन, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में देखें तो ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने खुद पढ़ना है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इलेबोरेट कर रहा हूँ। हम लोग जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ये गैस हो, तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके अलावा जो है हम लोग शेल्टर यानी घर बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो वाटर प्रूफिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो हमें बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं अपने डेली लाइफ में, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये भी आप लोग इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन पहले से ही रखते हैं। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप बताएं कि आप क्या जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, जो भी आपकी बुक में ज़ाहिर है चैप्टर 15 में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं उसको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और जो उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी बुक में दी हुई है वो है कंपोजिशन। मेरी ये बातें आप लोग अपने जहन में रखिएगा। सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर लिख के हम लोग उसको नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज होती है और ये चीज़ें हमारी बुक में दी होती हैं। तो मैं इसको एक आप लोगों के लिए आसान करके बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें जहन में रह जाएं। कंपोजिशन, जैसा कि नज़र आ रहा है, कंपोजिशन का मतलब है कि ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन की बात करें, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था, दे आर मेड ऑफ कार्बन। और इसके अलावा अगर इनमें कोई बहुत ज़्यादा एलिमेंट दूसरा होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो मेनली ये दो चीज़ों के बने हुए होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कार्बन जो होगा ये इनके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इनकी देखें तो वो है कंबस्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग, कंबस्शन का मतलब होता है जलाना, और बेसिकली जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खूबी है कि इनके अंदर जो कंबस्शन की प्रॉपर्टी है ये बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तो इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर गुड फ्यूल्स। आप पेट्रोल देख लें, ये क्या है, ये एनहेक्सेन और आइसो ऑक्टेन का मिक्सचर है। और अगर हम घरों में जो देखते हैं सुई गैस, ये क्या है, ये मीथेन गैस है। तो इनकी कंबस्टन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए इनको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसके मुकाबले में अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो उनके अंदर ये कंबस्टिबिलिटी का जो फिनोमेना है ये इतना अच्छा नहीं है। हर कंपाउंड जो है वो इस तरह से कंबस्टिबिलिटी का फिनोमेना शो नहीं कर सकता। तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं।
तो अगर ये नॉन पोलर इन नेचर हैं तो फिर हम कहेंगे कि दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पानी के अंदर इतने ज्यादा हल नहीं होते। अब इसमें अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या ये मतलब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं कहता हूँ सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे नहीं होते, मेजोरिटी। तो हम मेजोरिटी की बात करेंगे तो मेजोरिटी जो होती है वो नॉन पोलर इन नेचर होती है। अब मेथनॉल है, अब ये देखें तो ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट जब देंगे तो हम ये कहेंगे मोस्टली दे आर नॉन पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। चौथी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि करंट गुजरने की सलाहियत। करंट गुजरने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो में से एक का होना, एक भी हो तो करंट गुजर जाता है। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जैसा कि मेटल्स में होता है, या फ्री आइंस होने चाहिए जैसा कि आयनिक कंपाउंड में होता है कि आयनिक कंपाउंड का पानी में डिजोल्व करते हैं तो उनके आइंस फ्री हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवलेंट कंपाउंड्स की इतनी अच्छी नहीं होती, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। क्यों अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते? क्योंकि इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स की तरह, और ना ही इनके आयंस फ्री होते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। उसके बाद है जी सोर्स। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, और इसी तरह से हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स मिलता है। और इसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या कोवलेंट कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी स्पीड कैसी होती है। जनरली दे शो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। इनका रेट ऑफ रिएक्शन जनरली स्लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि देखें जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं। अब कोवलेंट इन नेचर होने की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड की एक खूबी है कि जब आप कोवलेंट कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाएंगे तो इनका पहले पुराना बॉन्ड टूटेगा फिर नया बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। इसके मुकाबले में अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं तो आप उसको किसी सॉल्वेंट में जब डिजोल्व करेंगे तो उसका पुराना बॉन्ड खुद ही टूट जाएगा, क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन हो सकती है। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो बेसिक फिनोमिना है वो है आयोनाइजेशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आयोनाइजेशन नहीं हो सकती जिस तरह से आयनिक कंपाउंड्स की होती है। तो आयोनाइजेशन ना होने की वजह से इनका पुराना जो बॉन्ड होता है वो नहीं टूटता। आयनिक कंपाउंड में अगर देखें तो उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है तो उनका पुराना बॉन्ड खुद ही टूट जाता है। जब वो खुद ही टूट जाता है तो उन्होंने सिर्फ नया बॉन्ड बनाना है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या है कि उनको पहले अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा फिर नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो चूंकि ये कोवलेंट इन नेचर है तो कोवलेंट जो बॉन्ड होता है ये आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में या मेटालिक बॉन्ड के मुकाबले में वीक होता है। तो इसलिए हम कहते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि ये कोवलेंट इन नेचर है, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है। और ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, यानी ये नहीं है कि हर कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, ऐसा भी नहीं है। अब जैसा डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 2200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो भी कोवलेंट इन नेचर है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, अगेन मैं वही बात करूंगा जो मैं यहाँ पर कर रहा था सॉल्युबिलिटी के हवाले से। अगर एक जनरल स्टेटमेंट देंगे तो फिर हम कहेंगे कि जनरली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट हम उन एक्सेप्शंस को ज़ाहिर है अब जब
बहुत सारे कंपाउंड्स एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे तो फिर हम उनकी बात करेंगे। तो ये तो था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 15। अब ये वो चीज़ें थी जो ज़ाहिर है पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा था। होप सो इंशाल्लाह हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम इसमें फर्दर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनको डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ ताउन करें और अपना टाइम सेव करें। घर में हैं आप लोग, मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं और हम लोग हर वक्त अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों के साथ आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। तो ये लेक्चर आपके पास सेव होगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था। आगे फर्दर इंशाल्लाह जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती जाएंगी आप लोगों के लिए ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होते जाएंगे कि आपके पास एक टीचर हर वक्त अवेलेबल होगा। कि आपको अगर कोई मसला है आपके सामने वाइट बोर्ड आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, वो पढ़ाना शुरू कर देगा। तो मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके आप लोग इस टाइम से फ़ायदा उठाएं और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।